करो। किसी ने या किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज आप माइक अनम्यूट करके चीजें पूछ सकते हैं। अगर आज का जो टॉपिक है उसका कुछ पार्ट मैंने आपके ग्रुप में शेयर भी किया है। उन दोनों टॉपिक्स को हम करने वाले हैं आज कवर। टीचिंग की क्या जरूरत है, टीचिंग प्रैक्टिस की क्या नीड है, क्या जरूरत है, और दूसरी चीज टीचिंग में क्या और चीजों को हम ऐड कर सकते हैं, क्या सहायक चीजों को हम जोड़ सकते हैं जिससे टीचिंग और ज्यादा इफेक्टिव हो सके। स्पेशली इट्स टॉकिंग अबाउट द योगा टीचिंग। ठीक है, कि योगा की जो प्रैक्टिस है, टीचिंग है, और ज्यादा एफिशिएंट हो सके, इफेक्टिव हो सके, उस चीज के लिए हम क्या चीज को साथ में जोड़ सकते हैं। ठीक, होप है कल तक का टॉपिक आपको क्लियर है। ये काफी इजी चीजें हैं और ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, तो जब आप इसे करेंगे तभी आपके ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ पाएंगे। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं कि नीड ऑफ प्रैक्टिस टीचिंग क्या है, क्यों हमें योगा टीचिंग की जरूरत है। ठीक, जैसे टीचर ट्रेनिंग है ना, इसकी क्यों जरूरत है, स्पेशली ये समझाना चाह रहे हैं इस टॉपिक से। तो इस जगह पर इस जगह पर ये चीज समझना जरूरी है कि योगा को प्रैक्टिस करना बिल्कुल ही डिफरेंट गेम है। ठीक है, और योगा को टीच करना ये बिल्कुल ही डिफरेंट गेम है। आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर हैं तो आप बहुत अच्छे टीचर भी होंगे। ठीक, इसका बिल्कुल मतलब नहीं है। अगर आप किसी चीज को प्रैक्टिस कर पाते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग उन चीजों को सीखते हैं। बट जब आप टीच करते हैं, आप दूसरे की बॉडी के अकॉर्डिंग, दूसरे के सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग उन चीजों को मोल्ड करते हैं, डिजाइन करते हैं, और उस हिसाब से उनकी प्रॉब्लम को आप सॉल्व करते हैं। ठीक, तो टीचिंग एक टोटली डिफरेंट गेम है। दैट्स व्हाई हमें टीचर ट्रेनिंग की बहुत जरूरत पड़ती है। मोस्ट ऑफ द लोग आप अपने आसपास देखेंगे, अगर आप लोगों ने एमए किया होगा तो आपने साथ वालों को जरूर देखा होगा कि जो बहुत अच्छा प्रैक्टिस करते थे, जिनके आसनास बहुत अच्छे थे, डेमोन्स्ट्रेशन बहुत अच्छा था, बट टीचिंग की स्किल उनके अंदर नहीं थी, तो वो कहीं ना कहीं उतने अच्छे टीचर नहीं बन पाए। ठीक है, वो उतना अच्छा टीच नहीं कर पा रहे हैं अभी। और कई लोग ऐसे आप देखेंगे जिनके अंदर थोड़ा सा बहुत टीचिंग स्किल है। कुछ देर में हम उससे डिस्कस करेंगे क्या वो टीचिंग स्किल्स होती हैं, कैसे हमने उन्हें डेवलप करना चाहिए अपने अंदर। तो जिसके अंदर वो टीचिंग स्किल होंगी, वो और अच्छा और इफेक्टिव टीचर बन पाएगा। मतलब कि जो उसके अंदर नॉलेज है, जो वो डिलीवर करना चाहता है, और एफिशिएंट वे में, इफेक्टिव वे में वो लोगों तक पहुंचा पाएगा। ठीक, वो पहुंचाना तो सभी को है, बट एक इफेक्टिव वे, एक सही तरीका अगर वो हो तो ये ज्यादा अच्छा होगा। इसके लिए हम तीन एंड को समझ सकते हैं। ठीक है, तो तीन हमने तरीके, तीन कोने हमने सीखने हैं इस जगह पर। एक है टीचर्स एंड, ठीक, एक है स्टूडेंट्स एंड, और एक है एनवायरमेंट। ठीक है, तो तीन चीजें अगर आप लिखेंगे कि टीचर की तरफ से, स्टूडेंट की तरफ से, और एनवायरमेंट। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, शिक्षक और विद्यार्थी और बीच में शिक्षण होता है ना, तो ऐसा ही है, समझ लीजिए क्या क्या चीजें इन्फ्लुएंस करेंगी एक दूसरे को, और किन चीजों की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। जैसे टीचर्स एंड है, ठीक है, इस जगह पर क्या होगा, टीचर के अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, टीचर के एंड से क्या क्वालिटीज टीचर के अंदर होनी चाहिए ताकि जो टीचिंग है वो और अच्छी हो सके। जैसे उसके अंदर टीचिंग स्किल्स, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल, इनका होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये तीन जो बड़ी बड़ी चीजें हैं ये होनी ही चाहिए। और उसको, अगर योगा की हम बात करते हैं तो सीक्वेंसिंग की जो परख है वो होनी चाहिए उसके अंदर। हम एक एक करके कुछ देर में डिस्कस करेंगे। और साथ में कॉन्ट्राडिक्शन या वेरिएशंस जो आसनों के हैं या चीजों के, वो आने चाहिए उसे। और उसे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग ये आनी चाहिए। ठीक, और विद द टाइम ये खुद ही निखरती रहती है। तो जिन चीजों को हमने डिस्कस किया, अगर थोड़ा सा डिटेल में हम इनके जाएं तो देखिए, कई लोग क्या करते हैं, कई लोग बहुत अच्छा करते हैं पर टीचिंग स्किल अगर उनके पास नहीं है, तो टीचिंग स्किल में क्या चीजें आती हैं, जैसे कम्युनिकेशन स्किल और कॉन्फिडेंस। ये दो चीज अगर आपके पास नहीं है तो आपकी टीचिंग उतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं होने वाली है। ठीक, लो कॉन्फिडेंस क्या दिखाता है, एक अनहेल्दी ट्रस्ट दिखाता है। ठीक, कि कोई आपके ऊपर जबरदस्ती ट्रस्ट कर सकता है बस। ठीक, पर अंदर से क्या नहीं आएगा, उसके हाँ नहीं आएगा कि ये चीजें काम करेंगी या नहीं करेंगी।
ये किसके भीतर आएगा? जिसने प्रैक्टिस बहुत अच्छे से की होगी, ठीक, और चीजों को साथ में समझा भी होगा, अपना स्वाध्याय भी किया होगा, उसके अंदर कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा, ठीक। और दूसरा, जिसको टीचिंग के साथ साथ क्या होने लगेगा, एक्सपीरियंस होने लगेगा। जैसे आपको इस प्रोग्राम के अंदर मौका दिया जाता है कि आप क्लासेस को टीच कीजिए। क्यों ऐसा मौका दिया जाता है? ताकि आपके अंदर टीचिंग को स्किल डेवलप हो सके। प्रैक्टिस तो करना आप सीख जाते हैं, पर साथ में टीचिंग की स्किल भी अगर डेवलप हो गई तो कल आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि आपके पास एक एक्सपीरियंस होगा कि कैसे क्लास को टीच किया जाता है, ठीक है, कैसे सीक्वेंस को बनाया जाता है। जैसे कई मौके आपके पास और आगे आएंगे, जो लोग पहले से टीच करते आ रहे हैं वो लोग भी इस चीज को अच्छी तरह जानते हैं कि अगर उन्हें कभी पहले मौका मिला होता, जब वो पढ़ाई कर रहे थे, ठीक, जब वो चीजें समझ रहे थे, सीख रहे थे, अगर उन्हें कभी टीचिंग का मौका मिला होता तो वो और अच्छे से इसे इसे कर पाते, और अच्छे से उन जगहों पर टीच कर पाते जिन जगहों पर अभी वो टीच कर रहे हैं। और दूसरा, जैसे ही कम्युनिकेशन स्किल्स आती है, ठीक है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स में सिर्फ बात करना नहीं है, ठीक, सुनना भी है, चीजों को समझना भी है, और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करना है, ठीक। तो सिर्फ बात को डिलीवर कर देना है कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, ये तो सिर्फ एक एंड है। दूसरा एंड, व्यक्ति कितना उसे ग्रैब कर पा रहा है, कितना उसे समझ पा रहा है। क्या आप सिर्फ संस्कृत में बातों को कर रहे हैं? क्या आप सिर्फ श्लोकों को कह रहे हैं? क्या आप सिर्फ किताबी बातें कह रहे हैं जो बिल्कुल अनप्रैक्टिकल है, ठीक है, जिन्हें समझा नहीं जा सकता? और अगला व्यक्ति सिर्फ श्रद्धा प्रसाद आपकी बातों के सामने सर हिलाता है और वो किसी भी कम्युनिकेशन में पार्ट नहीं लेता, ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन एकदम बेकार होगा। इससे ना स्टूडेंट का फायदा होगा, ना टीचर का फायदा होगा, और इससे एनवायरनमेंट भी खराब होगा, ठीक। ये पहला एंड है। अगर टीचर इन चीजों को ध्यान में रखे अपने, कि वो कॉन्फिडेंस को अच्छा रखे, कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा रखे, और टीचिंग एथिक्स कुछ चीजें हैं, ठीक है, कि उनको ध्यान में रखे कि विद द टाइम वो क्या होता रहेगा, इम्प्रूव होता रहेगा। ये टीचिंग एथिक्स ऐसे ही है, समझ लीजिए जैसे स्टूडेंट एथिक्स है कि वो हमेशा लर्न करता रहेगा, ठीक है। टीचर के अंदर भी ये हमेशा इच्छा होनी चाहिए कि वो हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखता रहे, बड़े किसी भी एंड से, अपने सेक्टर के अकॉर्डिंग जिस भी तरफ से इंटरेस्ट है, तो उन चीजों को सीखता रहे। जैसे आप लोग इस जगह पर 30-35 लोग हैं, आप अलग अलग सेक्टर से, ठीक, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, ठीक, किसी ने कोई और स्टडी की है, पर किसी ने कुछ नहीं किया है, वो घर के कामों के हिसाब से अपने जीवन को बिताता आया है, ठीक है, बहुत ज्यादा डीप कोई स्टडी नहीं की है। तो क्या होगा, डॉक्टर का जो सिखाना होगा, एक टाइम पे अगर वो योगा किसी को सिखाए, तो उसमें उसकी टर्मिनोलॉजीज आएंगी, ठीक है, उसका एक्सपीरियंस आएगा, वो अपने अकॉर्डिंग उसे सिखाना चाहे, ठीक, उसका समझ लीजिए उसका मसाला उसके अंदर आ जाए, उसका स्वाद उसके अंदर देखा जाएगा। ऐसे ही जो इंजीनियर है उसकी झलक बीच बीच में कहीं आएगी, ठीक। ऐसे ही जो घर का व्यक्ति है, जो सीधा साधा व्यक्ति है, उसके शब्दों में भी वो सीधापन, वो सरलपन अपने आप देखने को मिले, ठीक। तो ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति बहुत अच्छा टीचर होगा, कोई व्यक्ति बहुत बुरा टीचर होगा, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक। पर आपका रस, आपकी सरलता, आपका जो समझ लीजिए नेचर है, वो उसके अंदर जरूर देखने को मिलेगा। ये टीचर का एंड है। अगर इन चीजों को टीचर देखे तो और ज्यादा इफेक्टिव उसकी टीचिंग हो सकती है। दूसरा एंड है स्टूडेंट का एंड, ठीक है। स्टूडेंट के एंड को आप कैसे समझेंगे, या टीचर उसे कैसे मोल्ड कर सकता है? शुरुआत से वो क्या बनाए रखे, जैसे पतंजलि योग सूत्र का जिस जगह से स्टार्टिंग है, उसी जगह पर कह दिया जाता है कि अखयोग अनुशासन, ठीक। तो ये अनुशासन वाली बात है। स्टूडेंट को हमेशा ट्रांसपेरेंसी के साथ चीजें समझाइए कि अगर किसी चीज में वक्त लग सकता है तो वक्त लगेगा, ठीक है। बेकार के आप वादे नहीं करेंगे कभी भी कि हाँ मैं इन चीजों को ठीक कर दूंगा, या मैं इन चीजों को ठीक कर दूंगी, ये जादू से ऐसा हो जाएगा, तो कभी भी ऐसे वादों से बचिए। आप बिल्कुल प्रैक्टिकल रहिए। अगर आपको किसी चीज के ऊपर भरोसा है, आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है, तभी आप उन कमिटमेंट्स को कीजिए, और आप कोशिश कीजिए कि आप किसी भी केस में आपके कमिटमेंट ना टूटे, ठीक। बेहतर कमिटमेंट कम कीजिए, और स्टूडेंट के अंदर एक डिसिप्लिन को क्रिएट कीजिए, ठीक है। डिसिप्लिन कैसे क्रिएट होगा, आप शुरुआत से अगर स्टूडेंट को समझेंगे, क्लास के स्ट्रक्चर को एक डिफाइन बनाए रखेंगे। आप देखते हैं कभी किसी योगा इंस्टीट्यूट पे अगर आप जाते हैं, तो उस जगह का जैसा माहौल होता है वो वैसे ही मोल्ड होने लगता है। अगर वहां सभी लोग शांत रहते हैं, तो आप नहीं चाहेंगे कि आप भी हल्ला करके उस माहौल को तोड़ें। ये किस चीज की पावर है? ये धारणा की पावर है, ये सत्संग की पावर है, क्योंकि उस जगह पर वैसी वाइब्रेशंस है, ठीक। ऐसी स्थिति में क्या होगा, सिखाना और अच्छा होगा आपके लिए।
अगर उस जगह पर आपने डिसिप्लिन को क्रिएट किया हुआ है, आप एक सेपरेट टाइम देते हैं कि स्टूडेंट अपनी बात को रख सके, तो उस जगह पर सिर्फ बातें ना हो, उस जगह पर रियल प्रॉब्लम्स के ऊपर बात हो, आपके पास एक सेपरेट टाइम हो कि क्लास के बाद आप लगभग 10 या 15 मिनट आपके पास है, तो आप चाहकर कुछ चीजें पूछ सकते हैं अगर क्लास खत्म हो चुकी है, ताकि बाकी लोगों के बीच में भी वो बना रहे कि आप क्लास के बीच में उन चीजों को खराब नहीं करते। ठीक, ये आपकी तरफ से डिसिप्लिन को बनाने की बात रहनी चाहिए। दूसरा पॉइंट यही कि आप अलग से थोड़ा सा टाइम देते हैं कि स्टूडेंट अपनी बात को रख सके, ठीक है, इन्वॉल्वमेंट दिखा सके अपना, और स्टूडेंट के स्तर को समझना कल ही मैंने समझा दिया था कि उसके स्तर को भी जरूर देखें कि उसने क्या योग की कुछ चीजों को पहले समझा हुआ है, सीखा हुआ है, ठीक है, उसके स्तर को, यानी कि लेवल ऑफ द स्टूडेंट कॉन्शियसनेस इसे कह सकते हैं, ठीक है, या एक्सपीरियंस आप इसे लिख सकते हैं कि स्टूडेंट का क्या एक्सपीरियंस है पीछे योगा में। अगर कोई एक्सपीरियंस है उसका, तो उसे सिखाने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। अगर वो बहुत नया है तो तरीका अलग होगा। अभी कुछ ही देर में आप समझोगे, जैसे हम वॉइस को समझाएंगे इस जगह पर, तो वॉइस में और बात रखने के तरीके में वॉइस के टोन का बहुत बड़ा रोल होता है। कैसा आपका टोन है, उन चीजों से बहुत चीजें डिफाइन होती है। ठीक, कुछ देर में हम इसे समझेंगे। ये स्टूडेंट का एंड है, यानी कि आप स्टूडेंट को देखेंगे और शुरुआत से कोशिश करेंगे कि आप क्लास का एक अच्छा माहौल बनाकर रखें, ताकि आपकी जो टीचिंग है और ज्यादा एफिशिएंट हो सके। और लास्ट में अगर मैं बात करूं एनवायरनमेंट की, तो एनवायरनमेंट के अंदर आएंगी ये चीजें साफ हो, क्लीन हो, जैसे हम मठ में इसे पढ़ते हैं ना, योग प्रदीपिका में, कि वो उस स्थान पर बहुत ज्यादा पॉल्यूशन ना हो। पॉल्यूशन किस प्रकार का, एयर पॉल्यूशन ऑल्सो, ठीक है, या नॉइज पॉल्यूशन ना हो, बहुत ज्यादा आवाज ना आती हो, जिससे टीचिंग, क्योंकि ये जो टीचिंग है ये बहुत अलग लेवल की है। ये ऐसा नहीं है कि आप 2+2 4 सीख रहे हैं, एक ये ऐसा है कि 1+1 0 सीख रहे हैं, ये ऐसी टीचिंग है, ठीक है। तो 1+1 0 ये क्या है, तर्क के बियॉन्ड की चीज है। तो कुछ चीजें ऐसी भी आप टीचिंग में कभी क्या करेंगे, सिखाएंगे, जो किससे सिखाई जा सकती है, सिर्फ एक अनुभव से सिखाई जा सकती है। जैसे आप योग निद्रा का अनुभव ले लीजिए। अब योग निद्रा के अनुभव में बीच में बाहर से कूड़े की गाड़ी जाने लगे, ठीक, या क्या होने लगे कि कोई कोलाहल होने लगे, बीच में शादी जाने लगे, ठीक, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि क्या कूड़े की गाड़ी को रोक दे, नहीं। आप जो टीचिंग का टाइम है उसको ऐसा रखें कि वो अर्ली इन द मॉर्निंग हुआ है, लेट इवनिंग में है, आपका जो सेंटर है जिस जगह पे आप सिखा रहे हैं, उससे ऐसी जगह पर रख सकते हैं कि क्या हो, उस जगह पर बहुत ज्यादा नॉइस ना आती हो, ठीक है, वो ऐसी जगह पर आपने सेटअप किया हुआ है। अगर ऑनलाइन आप इसे सिखाते हैं तो अच्छे इक्विपमेंट का यूज कर सकते हैं। और ऑफलाइन में आप जैसे साउंड एब्जॉर्बिंग जो मटेरियल है, कई लोग क्या करते हैं ग्लासेस को अपने अंदर सेंटर्स में इंक्लूड करवाते हैं ताकि वो साउंड को एब्जॉर्ब कर लें, और कर्टेन्स को यूज करते हैं। कुछ ऐसी चीजों को अगर साथ में आप यूज करते हैं तो साउंड की क्वालिटी भी क्या होती है, इनहेंस होती है। क्या ये टीचिंग को इफेक्ट करती है? बिल्कुल इफेक्ट करती है, राइट। भले इनकी इफेक्टिवनेस कम है, पर ये इफेक्ट करती है। इसके साथ साथ ही एनवायरनमेंट क्या चीजें हैं, जैसे मैटिंग की फैसिलिटी है, बाकी और भी फैसिलिटीज हैं जो आपके पास, ये मैं बता रहा हूँ कि जब आप रियली टीच करने लगेंगे, ठीक, तो कैसा एक एनवायरनमेंट होना चाहिए। कल भी मैंने बताया जैसे कि योगा इंस्ट्रक्टर को इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल होना चाहिए मेंटली भी, कि वो स्टूडेंट की नीड्स को समझ सके, ठीक। और जो एक्चुअल नीड्स हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डिजायर्स क्या क्या होना चाहिए, मैं कह रहा हूँ कि नीड्स क्या क्या होनी चाहिए, ठीक है, क्या क्या नीड्स उसकी फुलफिल होनी चाहिए इस पॉइंट पर, ताकि उसकी टीचिंग और अच्छी हो सके। वो अनवांटेड नीड नहीं होनी चाहिए, उन चीजों को आप पूरा कीजिए। किसी और इक्विपमेंट को अगर आप साथ में यूज करना चाहते हैं, जैसे कई लोग कुछ म्यूजिक को साथ में यूज करते हैं, क्या म्यूजिक को साथ में यूज करना बेकार है? नहीं, ठीक। म्यूजिक कभी कभी बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा आपको, और कभी कभी वो नॉइस की तरह काम करेगा। जब वो अनवांटेड म्यूजिक होगा, बहुत लाउड म्यूजिक होगा, क्लास के अकॉर्डिंग नहीं होगा, ठीक, तब वो आपको थोड़ा बहुत घाटा कर सकता है, पर आपको ये पता लग जाएगा, उस वक्त आप म्यूजिक को बंद कर सकते हैं, ठीक। तो इन चीजों को यूज किया जा सकता है। तो ये इन्वायरमेंट की बात है कि वो क्लीन होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, और थोड़ा बहुत आप डिसिप्लिन में अगर रखें तो क्लास और अच्छी चल सकती है। ये तो सारी बातें हुई किसकी, टीचर ट्रेनिंग की क्यों जरूरत है, आपने इसे ही समझा इस जगह पर। ये एक स्टूडेंट होना बहुत अलग बात है, और एक टीचर होना टोटली अलग बात है। स्टूडेंट में एक्सपीरियंस की कमी होगी, ठीक है, स्टूडेंट क्या होगा, लिमिटेड होगा। स्टूडेंट क्या होगा, अपनी बॉडी से, अपने मेंटल मूड से, अपनी प्रॉब्लम से डील करेगा,
ठीक, उसे दूसरों की मेंटल मूड से या प्रॉब्लम से उतनी ज्यादा क्या नहीं है, दिक्कतें नहीं है, उनसे उतना ज्यादा मतलब नहीं है उसे। पर जब आप एक टीचर बनते हैं, आपके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि आप दूसरों का भी ध्यान रखें। जैसे आप अपना ट्रस्ट को नहीं तोड़ना चाहते, आप नहीं चाहते कि दूसरा आपको धोखा दे, ऐसा ही आपने स्टूडेंट के लिए भी बनना पड़ता है। तो इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर आती हैं, या आप सभी का ध्यान रख पाएंगे। आप अगर किसी की प्रॉब्लम को हैंड ओवर करते हैं, ठीक है, या लेते हैं किसी की प्रॉब्लम को, कि अगला व्यक्ति आपके पास बहुत आस से आता है कि मेरे साथ ये दिक्कत है, भले वो फिजिकल है, मेंटल है, तो आप क्लियरली उसे बताइए। इसी चीज को मैं एक्सपर्टीज वाले सेक्शन में आपको बता रहा था कि अगर आपके पास एक्सपर्टीज होंगी किसी लेवल पे, तब आप कॉन्फिडेंस के साथ उन्हें बता सकते हैं कि इस चीज में इतना समय लगता है। ठीक है, अगर आपके पास इतना समय है और आप डेडिकेशन से सीखना चाहते हैं, तब इनके साथ काम कर सकते हैं। ठीक है, तब आपको सीखने में भी बहुत मजा आएगा, आप कुछ नई चीजें भी सीखोगे। बट अगर आपके पास किसी भी टाइप की कोई एक्सपर्ट ही नहीं है, तो मोस्ट ऑफ द योगा इंस्ट्रक्टर करते हैं ना ऐसा कि कोई भी क्लाइंट आया तो ओके, हम आपको सिखा सकते हैं, आपको बैक पेन है, आपको नी पेन है, आपको सर्वाइकल है, उसी क्लास में वो एडअप करवा देते हैं। ठीक, तो एडअप करवाने से स्ट्रेंथ तो उस वक्त बढ़ जाती है, पर जो रिजल्ट है वो कम होने लगेगा। तो इन चीजों का बहुत ध्यान रखना चाहिए योगा टीचर ने, कि वो इनके एथिक्स को भी बना के रखे। और विद द टाइम क्या होगा, जैसे जैसे वो टीच करने लगेगा, उसकी टीचिंग की जो एबिलिटी है वो इनहेंस होने लगेगी। आप लोगों ने ऐसे देखा है, जैसे कई लोग इस जगह पर एक नहीं, दो नहीं, तीन चार क्लासेस लेते हैं। ठीक, या कई लोगों ने पहली बार जब वाईसीबी की क्लास ली प्रैक्टिकल वाली, और सेकेंड टाइम ली, तो उन्होंने अपने अंदर एक चेंज देखा। ठीक है, कैसे चेंज देखा, जैसे आप एक टॉपिक को पढ़ाते हैं या एक टॉपिक, एक क्लास को करवाते हैं, अगर उसी क्लास को आप कभी नेक्स्ट टाइम करवाते हैं, तो उसमें करवाने में क्या होता है, जो आपने पिछली बार गलतियां की थी वो रिमूव हो जाती है, और उसकी जो अच्छी चीजें हैं उसका और ज्यादा इनहेंस करते हैं और अच्छे से उसे बता पाते हैं। ठीक, तो करवाने के दौरान जो आपको एक्सपीरियंसेस हुए, उनको आप और अच्छे से बनाना चाहते हैं, और किसी जगह पर अगर वो उतनी अच्छी क्लास नहीं हो पाती, तो आपको पता भी लग जाता है कि क्या फैक्टर इफेक्ट कर रहा है इसे। ठीक है, क्या एक्सटर्नल वॉइस इफेक्ट कर रही है, ठीक है, क्या लोग बीच में बात कर रहे हैं इस वजह से इफेक्ट हो रही है। तो आपको खुद पता लग जाएगा कि क्या अपने क्लास में एडजस्टमेंट करनी है, जिससे क्या हो, वो फीलिंग, वो जो पिछली बार आपको अच्छा महसूस हुआ था क्लास को करवाने के बाद, और लोगों को भी अच्छा महसूस हुआ था, क्योंकि उस जगह पे क्या ही हेल्दी टीचिंग कंडक्ट हुई थी। तो उसे रिकंडक्ट करने के लिए आपको सारे के सारे फैक्टर समझ में आ जाएंगे कि किन चीजों को हटाना है, किन चीजों को साथ में लगाना है। फिर आप नया एक हिट एंड ट्रायल अडॉप्ट करते हैं, और उसमें देखते हैं कि किन गलतियों को मैं रिमूव कर सकता हूँ और किन नई चीजों को मैं ऐड कर सकता हूँ। ठीक, होप आपको सारे पॉइंट क्लियर हो रहे हैं। एक स्टूडेंट एंड था, एक टीचर एंड था, और एक एनवायरनमेंट था। ठीक है, तो तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट एंड को भी आपने समझा। स्टूडेंट, आप स्टूडेंट को टोटली नहीं समझ सकते, पर अपने अकॉर्डिंग स्टूडेंट को बता सकते हैं कि यू शुड बी लाइक दैट इन अ क्लास। ठीक है, और जब आप मेरी क्लास ले रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, तो आपने इन चीजों को फॉलो करना बेहद जरूरी है। ठीक, अगर आप इसे शुरुआत से नहीं करते हैं, तो स्टूडेंट आपके अकॉर्डिंग नहीं सीखेंगे। ठीक, अगर आप भी अभी स्टूडेंट हैं, तो आप समझ के देखिए कि इस जगह पर अगर डिसिप्लिन बहुत खराब रहा और क्लासेस इरेगुलर होने लगी, ठीक है, कोई टीचर कभी नहीं ले रहा है क्लास, कोई कभी सिर्फ खाली पड़ी है क्लास, तो इससे क्या होगा, आपके अंदर कोर्स के प्रति या इस विद्या के प्रति क्या होने लगेगी, एक प्रकार की जो आपका सम्मान है वो गिरने लगेगा। ठीक, और उस लेवल की टीचिंग फिर नहीं हो पाएगी। इन चीजों को रखने के लिए आपने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ता है। ठीक, ओके, सारी चीजें आपको क्लियर हो पा रही हैं। अब पहले इसको क्लियर कर लीजिए आप, अगर ये सारी चीजें ठीक हैं, तब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये इजी है, और कोई पॉइंट अगर आप अपनी तरफ से ऐड भी करना चाहते हैं, तो प्लीज वेलकम, आप चीजें जोड़ सकते हैं। ठीक, उससे सभी को सीखने समझने में मदद ही मिलेगी। ये प्रैक्टिकल वाला पार्ट है, कोई अपना एक्सपीरियंस कुछ डालना चाहता है प्लीज। विजय सर, जैसे कि आपने बोला कि एनवायरनमेंट, तो समटाइम ऐसा होता है कि हम जैसे किसी इंस्टीट्यूट में करा रहे हैं, या जैसे अभी मैं करवा रही हूँ, तो इट्स अ थेरेपी सेंटर पर, लेकिन दैट रूम इज टू स्मॉल, और ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इक्विप्ड है। और साथ में अगर आपको विंडो खोलनी पड़ती है, और वो उसमें मेरी कोई चॉइस नहीं है, यू हैव टू ओपन द विंडो, क्योंकि इट्स यहाँ पर ऐसे घर नहीं होते, यहाँ पर बहुत कॉम्पैक्ट टाइप के होते हैं, और फिर रूम्स भी ऐसे होते हैं कि अगर आप विंडो नहीं खोलोगे तो यू स्टार्ट फीलिंग स्मेलिंग। तो आपको खोल, तो देर इज अ रोड, देन थोड़ा सा आवाज तो आती ही है। जी तो जी। उस सिचुएशन में तो हमारे मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं उस एनवायरमेंट रिलेटेड।
हाँ, दैट रूम इज क्लीन, दैट इज द डिफरेंट थिंग, पर आवाज वगैरह मेरे उसमें नहीं है। तो यही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए श्रद्धा जी, ये सारी प्रॉब्लम आपको कब पता लगी? जब आप सिखाना स्टार्ट कर रही हैं, आपको पता लग रहा है कि रूम छोटा होने की वजह से जो इम्पैक्ट होना चाहिए था, ठीक है, जो और अच्छा इसका लेवल हो सकता था, वो हो सकता था। तब नेक्स्ट टाइम अगर आप खुद से कभी से क्रिएट करेंगी, ठीक, तो आप कोशिश करेंगी, या कभी खुद से रेंट पे लेंगी किसी रूम को, तो आप कोशिश करेंगी कि थोड़ा सा रूम बड़ा हो, क्योंकि छोटे रूम की अब आपको कमियां पता चली। हाँ नहीं, ठीक, मेरे तो ये पास एक कम बड़ा हो। रूम भी है जहाँ मैं दूसरी जगह सिखाती हूँ, दैट्स अ ह्यूज हॉल। तो वो दोनों का मुझे पता है, लेकिन आई एम जस्ट सेइंग कि यहाँ पर कि कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, जैसे कि अपना इंस्टीट्यूट आप बना रहे हो, दैट इज अ डिफरेंट केस, कि आप पूरा देख के बनाओगे, आप बहुत सारा रिसर्च करोगे बिफोर यू स्टार्ट एनीथिंग। पर जो चीजें हमारे हाथ में नहीं है, देन इट्स मतलब यस, देखिए कुछ चीजें तो ऐसे, कुछ फैक्टर्स तो ऐसे होंगे ही ना। जैसे मैं अभी कह रहा था कि कूड़े की गाड़ी आ रही है या कुछ ऐसा हो रहा है, तो उस दौरान आप चीजों को कैसे हैंडल करते हैं? ठीक, क्या इन चीजों के ऊपर हमने फ्रस्ट्रेट होना चाहिए कि ये चीजें खराब है, ये चीजें खराब है, तो जो अच्छी चीजें हैं वो भी खराब होने लगी। ठीक, पर उन चीजों को स्मूथली हैंडल करते हुए, अगर ये दिक्कतें हैं, ये चेंज नहीं की जा सकती हैं, क्या किसी चीज से रिप्लेस की जा सकती हैं? ठीक है, क्या उस जगह पर अगर साउंड आती है तो क्या साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल को यूज किया जा सकता है? ठीक, कभी कभी कर्टेन्स भी क्या करते हैं, काफी साउंड को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक, इन चीजों को आप यूज कर सकते हैं। ऑडिटोरियम में तभी तो कर्टेन्स लगे होते हैं, ताकि वो साउंड को क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले, रिवर्बरेशन क्रिएट ना हो, ठीक है, गूंज क्रिएट ना हो। तो इन चीजों को यूज कर सकते हैं। ठीक, रेदर अगर कभी ऐसा होता है, छोटा रूम है, लाइटनिंग की वजह से और स्मेलिंग की वजह से अगर ऐसा होता है, तो आप एक्स्ट्रा लाइट को यूज कर सकते हो। ठीक, तो ये चीजें साथ में एड्स है, साथ में जो सहायक चीजें हैं उन चीजों को डालना चाहिए, और जिन चीजों को चेंज नहीं कर सकते उनके लिए तो खैर क्या कर सकते हो आप। ठीक, सर यहाँ होप। पे आप हमें एक एडवाइस दे सकते हैं? जी जैसे कि योग टीचर अब हम बनने वाले हैं, तो हमें जो क्लासेस लेनी है वो सुबह की लेनी है, लेकिन उसमें कितना अंतर, कम से कम 2 या 3 ले ही सकते हैं हम, लेकिन उसमें कितना अंतर चाहिए? 2 या 3 क्लासेस में कॉन्जिक्वेटली तो ले नहीं सकते, और अगर ले नहीं सकते तो उसमें भी घाटा है हमारा ही। तो इस एडजस्टमेंट के लिए आप कुछ सजेशन दे सकते हैं क्या, ये मैं पूछ रही हूँ। ओके, आप ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर 2 या 3 क्लासेस है, तो 2 या 3 क्लासेस के बीच में गैप कितना होना चाहिए, ये शायद आप पूछ रहे हैं। Am I right? हाँ जी Okay, सर, हाँ। ठीक है। तो ये देखिए, अगर रेगुलर है, 5 डेज आपकी क्लास चलती है, तो एक दिन ये पॉसिबल हो सकता है कि आप लगातार क्लास ले लें। ठीक, और दूसरे दिन थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा। ठीक, तीसरे दिन और ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा, और फ्राइडे आते आते जो योगा इंस्ट्रक्टर का अंदर का एंथुसियाज्म होता है ना, एक उत्साह होता है, वो कम कम होने लगता है, क्योंकि चीजें क्या होती हैं, स्ट्रेसफुल बन जाती हैं। आपने इन चीजों को भी समझना पड़ेगा कि किस इंटरवल में हमने क्या करवाना चाहिए। अगर आप लगातार बोलते रहते हैं और सेम टाइम की क्लासेस है, ठीक, तो आपको क्या होने लगेगी, बोरियत होने लगेगी, ऐसा देखने को मिलेगा। अगर वो अलग अलग टाइप की क्लासेस हैं, कुछ जैसे एडवांस पोजेस हैं, कुछ प्राणायाम की क्लासेस हैं, कुछ मेडिटेशन की क्लासेस हैं, तो फिर भी चीजें एडजस्ट हो सकती हैं। बट आपने क्या करना चाहिए, हमेशा क्लास और क्लास के बीच में, जैसे 2 क्लासेस हैं उनके बीच में अगर 45 मिनट्स इतना भी गैप हो, ठीक है, तो फिर भी चीजें चल जाती हैं। और इसके साथ अपनी प्रैक्टिस के लिए तो अलग से टाइम निकालना ही पड़ता है, तो वो उस दौरान ना हो तो ज्यादा अच्छा है। वो दूसरे एंड में, जैसे आप सुबह पे अगर क्लासेस ले रहे हैं, तो आप अपनी प्रैक्टिस या तो बहुत अर्ली इन द मॉर्निंग कर लें, या शाम के वक्त करें। ठीक है, ऐसा प्रेफर करना चाहिए। साथ में या बीच में आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो बहुत खराब होता है, आपकी प्रैक्टिस भी टूटती है, और उससे टीचिंग के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, इन चीजों का आपने ध्यान रखना पड़ेगा। सर प्रैक्टिकली यही प्रॉब्लम मुझे अभी आ रहा है कि जैसे जी मैं सुबह 5 से 6 लेती हूँ मेरी क्लास, जी, उसके बाद 7 से 8 हमारी क्लास करते हैं, उसके बाद वही 9 से 10 हमारी कॉलेज की क्लास करते हैं। 1 घंटे का अंतर अंतर होता है, लेकिन इसमें नहाना कब है जो अकॉर्डिंग टू हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो तो पूरा डिस्टर्ब ही हो जाता है। जी, इसलिए मैं आपसे पूछ रही थी इतना ही। ठीक, तो इसमें तो आपने चूज 1 घंटे का करना टाइम रखा तो भी शेड्यूल चेंज हो जाता है पूरा। आपने चूज भी करना पड़ेगा कभी कभी। जैसे आप अभी प्रैक्टिस ही कर रहे हो, इस जगह पे प्रैक्टिस कर रहे हो और उस जगह पे भी अगर प्रैक्टिस कर रहे हो,
तो कभी कभी अगर ये हेक्टिक हो जाए तो आपने चूज करना पड़ेगा कि ओके आज इसे लीव करना चाहिए या उस जगह पर लीव करना चाहिए। हेक्टिक होने पर, बहुत ज्यादा चीजें इम्बैलेंस होने पर अगर आप जबरदस्ती इसे कर रहे हैं तो उस वक्त पे आपने पॉज लेना चाहिए, ब्रेक लेना चाहिए। ठीक, ऐसा नहीं क्लास सर, लेते हुए भी। हेक्टिक की बात नहीं, मुझे तीनों भी बहुत अच्छी लगते हैं, मैं अभी भी तीनों भी उतनी इंतज़ाज़्म से करती हूँ, लेकिन मैं पूछना क्या चाहती हूँ कि इसके बीच में खाना, नहाना और ये जो चीजें हैं दोनों, ये मैनेज नहीं होती। जो आप बता रहे हैं कि प्रैक्टिस के बाद तुरंत नहीं खाना चाहिए, तुरंत नहीं नहाना चाहिए, ये दोनों चीजें मैनेज करने में दिक्कत हो जाती है, ऐसे मैं पूछ रही हूँ। तो वही ना, जैसे आप 7 to 8 वाली क्लास यहाँ की लेते हैं, ठीक, उसके बाद आप 9 to 10 वाली क्लास नहीं ले सकते हैं। अगर आप कुछ भी मील लेते हैं या नहा लेते हैं या चीजें ऐसी कर लेते हैं तो डायरेक्ट अगर आप वो वाली क्लास भी लेते हैं तो उसमें भी क्या होगा कि खाली पेट तो रिक्वायरमेंट है ही योगा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो उसमें आप बहुत ज्यादा हैवी नहीं खा सकते और 1 घंटे के अंदर अंदर तो कोई भी चीज हैवी ही होगी, ठीक। आप सिर्फ सिप ऑफ वाटर ही पी सकते हैं इस दौरान। तो अगर आप दोनों ले रहे हैं तो बीच में तो आपने फिर कुछ नहीं करना चाहिए, ठीक है। सिर्फ बात ये चीजें हैं, अगर आप खा लेते हैं तो फिर आपने 9 to 10 उस दिन स्किप करना चाहिए, ये मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, ठीक, वो है टीचिंग सर एड्स। मुझे भी कुछ पूछना था। जी जी सर मैं कह रही थी कि जैसे कि मान लो कोई नया स्टूडेंट आता है हमारे पास, तो हमें तो उसे बहुत स्लो स्लो हर एक मूवमेंट हर चीज हमें बतानी होती है। और जो हमारे पुराने स्टूडेंट हो जाते हैं उनको ये कह के भी काम चल जाता है, 1 2 3 स्टेप बाय स्टेप करके भी काम चल जाता है कि मान लो प्राणायाम वो ही करा रहे हैं, सुबह में सूर्य नमस्कार करा रहे हैं या कुछ भी करा रहे हैं। क्योंकि मेरे पास भी कम से कम 2 साल से एक स्टूडेंट लगातार ही है, तो उनको अब ये कहने की जरूरत नहीं होती कि प्रणव मुद्रा कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे इस टाइप भाई। वो एक हमारी फास्ट भी हो जाती है फिर, ये मतलब जब टाइम ज्यादा हो जाता है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ क्लास देते हैं, आप मतलब कई बार हमने यहाँ पर भी क्लास दी है, तो यहाँ पर भी थोड़ी, क्योंकि अब ये पता है कि सामने वालों को सब पता है प्रणव मुद्रा कैसे बनती है, 1 2 3 स्टेप सब पता है, तो हमारी वो थोड़ी सी फास्ट हो ही जाती है। तो हमें मतलब हर जगह जो है, हालांकि योगा जो है वो धीमे धीमे ही कराने का एक प्रोसीजर होता है, ये कहीं नहीं होता कि आप फास्ट फास्ट जल्दी जल्दी करा दो और हो गया, ये भी नहीं है। लेकिन जैसे फिर भी अमूमन ऐसा होता है कि मतलब जैसे हमें पहले से पता है कि प्रणव मुद्रा बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम कहेंगे कि एकदम अनुलोम विलोम अब इतनी बार करना है या आपको कुछ भी करना है, तो हम एकदम डायरेक्टली बोल देते हैं। तो यहाँ हमें किस हिसाब से करानी चाहिए कि मतलब सबको एक एक चीज बताते हुए करानी चाहिए, या फिर पता है सामने वालों को सबको पता है, सब एक्सपीरियंस भी हो गए हैं, अब अगर नहीं भी थे तो यहाँ अगर हो गए हैं, तो हमें यहाँ धीमे धीमे करानी चाहिए। और हमारे पास समय भी 1 घंटे का है, तो 1 घंटे में समझ हमें लो सभी चीजें आपकी करानी दिक्कत। होती है। तो देखिए, तो अगर हमें यहाँ आपको किस लगता, तरह से करानी है? मैं समझ पा रहा हूँ आपकी दिक्कत को, और इस दिक्कत को मैं प्रैक्टिकल उससे भी जोड़ता हूँ। देखिए, अगर आपको इस जगह पे ये लगता है कि हमने कैसे टीच करना चाहिए, क्या राइट वे होगा टीचिंग का, कि अगर सामने वाले को चीजें पता है तब तो आप क्या कर सकते हैं, ऑब्वियसली उस वक्त वो क्या होगा, समय का वेस्टेज होगा कि आप प्रणव मुद्रा को भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये सारी चीजें करें। पर ऐसा कोई ग्रुप है जिस जगह पर क्या है, बिगनर भी है और कोई इंटरमीडिएट लेवल का भी है, कोई एडवांस लेवल का भी है, ठीक है। तो आप इंस्ट्रक्शन में ही कन्वर्जन करेंगे। जैसे आपने कहा कि आप अनुलोम विलोम कीजिए, ठीक है, तो अनुलोम विलोम जैसे आपने एक्सप्लेन किया, अभी आप कुछ देर में समझेंगे कि किसी भी आसन को या किसी भी प्राणायाम को कैसे लिबरेट करता है। पहले उसका नाम बताया, अनुलोम विलोम जैसे ही आपने कहा, तो आपने साथ में ये लाइन भी कही कि जिन लोगों को पता है इसकी राइट टेक्निक क्या है, ठीक, आप लोग उसे शुरू कर सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है तो आप पहले इंस्ट्रक्शंस को सुन लीजिए, उसके बाद इसे कीजिए। तो इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल वालों से कंटिन्यू कर लेगा उसके बाद, ठीक है, क्योंकि उसे चीजें, बेसिक चीजें पता है। फिर जो बिगनर लेवल है उसके लिए आप क्या करेंगे, अपनी एलिब्रेशन को बताएंगे, अपने डेमोन्स्ट्रेशन को दिखाएंगे कि आप चीजें ऐसे करें, प्रणव मुद्रा ये कही जाती है, आप इसे याद रखिए, हमेशा अनुलोम विलोम शुद्धि क्रिया में से इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर आपने नॉस्ट्रल्स को समझाया और उसके बाद एक राउंड करके दिखाया, फिर कहा कि आप ऐसे ही आगे के राउंड कीजिए, ठीक। तो सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो शुरुआत में आपने जैसे इंस्ट्रक्शन दे दी तो आपने बता दिया कि जिसे चीजें पता है, ठीक, वो अपने अकॉर्डिंग चीजें कर सकता है। बट अगर आपको चीजों में कंफ्यूजन है, ठीक, तब आप
इंस्ट्रक्शन को सुनकर क्लियर कर। तो ऐसी चीजें ठीक हो सकती हैं। होप क्लियर है आपको? हाँ ओके सर, मैडम। ये तो ठीक है, लेकिन जैसे कि मान लो थोड़ा उसमें ये भी होता है, कराते कराते एक फास्ट भी आ जाता है अपने अंदर, थोड़ा सा खुद को तो वो लगता है कि होता ही थोड़ा है सा मैम, हम लोग ठीक है। फास्ट कराने लगते हैं। तो वो टीचर का एंड है ना, वही तो, उन्हीं चीजों को तो थोड़ा बहुत करेक्ट करना है, वो टीचर के एंड पे है हम लोग। बट ये नहीं समझ पा रहे कि स्टूडेंट का एंड क्या है। स्टूडेंट अगर उसे समझ ही नहीं पा रहा तो टीचिंग किसी काम की नहीं है। ठीक, जैसे आप दे रहे हैं, ठीक, वो अगर उसे लेने के लायक नहीं है, उसे समझ में नहीं आ रहा कि लेना कैसे ऐसे, तो क्या फायदा है उसके बाद। इस वक्त आपने क्या होना पड़ेगा, थोड़ा बहुत अपने आप को कन्वर्ट करके चीजों को ऐसे रखना पड़ेगा कि अगले व्यक्ति को कुछ ना कुछ इससे फायदा मिले, कुछ ना कुछ लाभ हो उसका। ठीक, तभी तो टीचिंग है। वेदर सीधा अगर सिखाना ही है तो ये कैसा हो गया, फॉर्मेलिटी जैसा हो गया। और हम यहाँ फॉर्मेलिटी करने के लिए थोड़ी इस कैरियर के अंदर आए हैं, हमारे कुछ एक्सपीरियंसेस हैं और हमने कुछ चीजें समझी हैं, सीखी हैं, और हम चाहते हैं कि अगला व्यक्ति भी उसे समझे, सीखे, उन चीजों को अनुभव कर सके। तो जब तक वो नहीं कर पाता तो टीचर को एक प्रकार का दुख होता है ना, वो चाहता है कि अगला उस चीजों को अनुभव करे। तो उन चीजों के लिए आपने कभी कभी क्या करना पड़ता है, उस फ्लो से हटना पड़ता है। वो टीचर का फ्लो है सिर्फ, ठीक है। वो बाकी चीजों में एडजस्ट हो सकता है कि आप भूगोल पढ़ाते हैं, गणित पढ़ाते हैं, उन चीजों में थोड़ा बहुत सेट हो सकता है कि सिलेबस छूट रहा है, ठीक है, या चीजों को ऐसे करवाना है, बट ये यहाँ सेट नहीं होता। ठीक, यहाँ तो आपने अगले व्यक्ति को जो आपसे लेने आया है किसी चीज को, उसके अकॉर्डिंग समझना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आप जैसे सूर्य नमस्कार की अगर मैं बात करूं, इसकी 12 स्थितियां हैं, 7 आसन है, और कोई नया व्यक्ति आता है, ठीक है, नया व्यक्ति को कुछ भी नहीं पता सूर्य नमस्कार के बारे में, तो आप क्या शुरुआत से शुरू उसको करेंगे तो कि शुरू सूर्य शुरू ही नमस्कार ये कराएंगे। चीज है, ये चीज कैसे वो करें। हाँ। तो आप उसे क्या कीजिए, ऐड होने से एक दिन पहले एक वीडियो दे दीजिए, ठीक है, और उससे कहिए कि आप कुछ चीजें देख लीजिए, कुछ चीजें आपको क्लियर होंगी, फिर भी अगर ना आए समझ में तो आप मुझसे पूछ लीजिए। तो क्या हुआ, इससे उस चीज को उसको पता लग गया ना वो क्या करवाने वाले हैं, ठीक, तो थोड़ा बहुत उससे अंडरस्टूड हो जाएगा। ठीक, यस। ऐसा आप इन चीजों को कर सकते हैं। प्री रिकॉर्डेड वीडियोस हो सकती है, जिससे थोड़ा बहुत उसको उसका जो मोटो है वो समझ में आ जाए। उसके बाद जो एलेबोरेशन है, वो कंफ्यूजन है, वो साथ साथ में क्लासेस में हो सकता है। ओके, ओके एवरीवन। नेक्स्ट टर्म है आपका टीचिंग एड्स, या जो टीचिंग में सहायक चीजें हैं वो क्या क्या हो सकती हैं। कुछ चीजें मैं पहले आपको समझा चुका हूँ कि जैसे आपका कॉन्फिडेंस है वो सहायक चीज है, कम्युनिकेशन स्किल है वो सहायक चीज है, ठीक, और उसके साथ ही डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द पोजेस ये सहायक चीज है। जैसे कई लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली उसे सिखा सकते हैं, ठीक, मैंने कहा कि सुखासन पर बैठ जाएगी, ठीक, पर डेमोन्स्ट्रेशन क्या होगा, इसे और बेहतर बनाएगा। अगर आप इसे डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं तो कुछ विजुअल लर्नर्स होते हैं जो देखकर ही चीजों को सीखते हैं, ठीक है, उस वक्त में डेमोन्स्ट्रेशन काफी यूजफुल होता है। अगर आप उन चीजों को कर सकते हो और लगता है कि अगला व्यक्ति अभी कंफ्यूजन पे है, तो शुरुआत में आप उसे डेमोन्स्ट्रेट करके भी दिखाइए, ठीक है, दिखा दीजिए, उससे उसको ज्यादा क्लैरिटी होगी। ये लिसनर नहीं समझ पाएगा, जो लिसन लर्नर है, ठीक है, जो ऑडियो लर्नर है, वो इन चीजों को नहीं समझ पाएगा। जो विजुअल लर्नर है उसके लिए इतना ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी उस डेमोन्स्ट्रेशन को देखते कि आप अनुमान भी नहीं लगा सकते, ठीक, उससे उस चीजों पर इफेक्ट पड़ता है। साथ में आपके क्लैरिटी होनी चाहिए शब्दों में, जैसे कि सिलेबस आपके क्लियर होने चाहिए, जो आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो बहुत क्लीन एंड क्लियर होने चाहिए, कि वो ऐसे ना हो कि व्यक्ति को कंफ्यूज करे। जैसे जो जो नए नए जो आप आसनास को सिखा रहे हैं, वो अर्धमत्स्येंद्र जैसा आसन, ठीक है, अर्धमत्स्येंद्र आसन है, उसमें कई लोग इसी फ्लो के चक्कर में क्या करते हैं कि राइट लेग को पीछे कीजिए, अब लेफ्ट लेग को राइट हिप के पास रखिए, कैसे उसे घुमाना है, इंस्ट्रक्शंस को कैसे देना है, वो बहुत अनक्लियर हो जाता है कई बार। और व्यक्ति अगर सिर्फ आपको सुन रहा है, आपको नहीं देख पा रहा है, तो वो समझ भी नहीं पाएगा कि एक्चुअली में उसने क्या करना है, ठीक है, पैर कहाँ होना चाहिए, टोज कहाँ होने चाहिए। तो इस वक्त अगर आपके पास फ्लुएंसी नहीं है, अभी फ्लुएंसी आपकी मदद करेगी, पर फ्लुएंसी नहीं है तो स्लो डाउन, ठीक है, चीजों को स्लो करवाइए, ठीक, इसी चीज के लिए टीचर ट्रेनिंग की जरूरत है। टीचर ट्रेनिंग में स्लो हो जाइए थोड़ा सा। जैसे श्रद्धा जी हैं, श्रद्धा जी ने 1 या 2 ही पोजेस उस दिन करवाए, पर कितने ज्यादा इम्पैक्टफुल थे वो, कितने ज्यादा वैल्यूएबल थे, ठीक। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप 10-15 आसन करवाए, ठीक, एक एक चीज अगर आप बेसिक से भी करवाओ
तो बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा और उससे कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी और रियली उस व्यक्ति को वैसा अनुभव याद भी रहेगा कि हाँ ये 2 पोजेस के नाम ये थे, इनके कॉन्ट्रा इंडिकेशन ये थे और टेक्निक क्या थी और बेनिफिशियल टेक्निक और अच्छी क्या हो सकती है, इसमें और किस जगह पर हम ध्यान लगा सकते हैं। ठीक है, क्या सांस पर ध्यान लगाना चाहिए, स्ट्रेच पर ध्यान लगाना चाहिए, या थोड़ा सा अगर आप इसमें और ज्यादा इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं तो किस एड को आप यूज कर सकते हैं, जैसे ब्लॉक को यूज कर सकते हैं या स्ट्रैप को यूज कर सकते हैं, उसके साथ आप समझाएंगे। ठीक, तो क्लैरिटी बहुत जरूरी है इसमें। और दूसरी चीज है जैसे बॉडी लैंग्वेज इस जगह पे कहा जाता है, ये भी एक पॉइंट है कि बॉडी लैंग्वेज की आपका जो शरीर की चीजों को समझाने का तरीका है। देख, आप बहुत ज्यादा हिल डुल कर झूल कर चीजों को अगर समझाते हैं सिखाते हैं तो ये भी क्या दिखाता है, ये लो कॉन्फिडेंस दिखाता है। स्थिर होकर चीजों को समझ कर, पहले आप पूरे समझ लीजिए अपने कंटेंट को, उसके बाद डिलीवर कीजिए। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका जो बॉडी लैंग्वेज हो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो जाता है। देख, उससे अगले व्यक्ति को समझने में भी बहुत मदद मिलती है। अगला है जैसे डायग्राम एंड चार्ट को आप यूज कर सकते हैं। ठीक, ये भी कुछ और चीजें हैं कि किसी प्रकार का डायग्राम साथ में जैसे चार्ट है आपके रूम पे, उस चीज से आप उस मदद से आप कुछ चीजों को सिखा सकते हैं। जैसे षट चक्र है, ठीक है, षट चक्रों को चार्ट पर ही सीखा जाता है। षट चक्रों को आपको मैं अपने अंदर तो नहीं दिखा सकता या आपके भीतर आप खुद भी नहीं देख सकते। ठीक, तो षट चक्रों को शुरुआत में चार्ट पर ही दिखाया जाता है, उन चीजों को वैसे ही समझाया जाता है कि क्या है इनकी फ्रीक्वेंसी है, क्या इनका बीज मंत्र है, और चार्ट के थ्रू काफी और चीजें भी समझी जा सकती है योग के भीतर। ठीक, क्योंकि इन जगहों पर हम कुछ ऐसी चीजों की भी बात करते हैं जो देखी नहीं जा सकती, और साथ में और किन चीजों को ऐड कर सकते हैं, जैसे ऑडियोज है। ठीक है, किसी प्रकार की कोई ऑडियो है, कोई वीडियो है, या कोई ऐसी इसे कहते हैं आईसीटी टाइप्स, तो इसके अंदर इंफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई कुछ डिजिटल कंटेंट, वो चीजें जुड़ जाएंगी। तो आप जिन चीजों को सिखा रहे हैं, क्या उसे साइंस भी क्या करता है, प्रूव करता है, इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई कंटेंट है वो चीज भी मदद करेगा। ठीक, और साथ में कोई वीडियो है, आपकी ही कोई वीडियो है, उन चीजों को भी आप साथ में यूज कर सकते हैं। किसी की और डॉक्यूमेंट्री है इस चीज के ऊपर, कोई पीडीएफ है, ठीक, कोई बुक है एक्स्ट्रा, कोई सिमिलर कंटेंट है, कोट है, इन चीजों को भी आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। ठीक, ये टीचिंग एड्स हैं। म्यूजिक के अंदर जैसे मैं कुछ देर पहले बता रहा था आपको कि म्यूजिक भी कई जगहों पर यूजफुल होता है। जैसे योग निद्रा के लिए अगर पीछे से क्या हो, एक स्लो म्यूजिक चलता रहे, तो वो भी क्या करता है उस फ्रीक्वेंसी को, क्योंकि नींद के दौरान हमारा माइंड एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी को रेजोनेट करता है। अगर उस फ्रीक्वेंसी को बाहर से क्या किया जाए, अडॉप्ट किया जाए, तो माइंड उसके साथ रेजोनेट होता है। क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, देखो कि जैसे 528 हर्ट्ज की अगर आप साउंड को सुनते हैं, एक फ्रीक्वेंसी है जिसपे क्या होने लगता है, बॉडी धीरे धीरे मेलाटोनिन को क्रिएट करने लगती है। ठीक है, ये अप्रूव्ड है। तो कई लोगों को आपने सुना भी होगा ना, अगर कोई बहुत स्लो बोलता है, बहुत धीरे वो बातों को कर रहा है, चीजों को समझाने का उसका तरीका बहुत ज्यादा लो टोन में है, तो क्या आने लगती है, धीरे धीरे नींद आने लगती है। क्यों? इस जगह पर फ्रीक्वेंसी काम कर रही हो, फ्रीक्वेंसी किसके साथ रिजोनेट हो रही है, आपकी नींद की फ्रीक्वेंसी के साथ। उस व्यक्ति की बात में कोई बुराई नहीं है कि वो गलत बात को कर रहा है, बट जो आवाज की पिच है, जो ऑडियो की उस वक्त फ्रीक्वेंसी है, समझ लीजिए वो क्या है, स्लीप फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हो रही है। ठीक, तो ऐसे ही अगर आप मेडिटेशन के समय पे किसी ऑडियो को यूज करते हैं, शुरुआत में किसी टाइप की म्यूजिक को यूज करते हैं, तो इट कैन बी यूज्ड। ठीक है, वो यूज किया जा सकता है। और साथ में अगर मैं इस जगह पे ऑडियोज को आपको समझाऊं, तो किस प्रकार की ऑडियोज को आपने रखना चाहिए कैसी क्लासेस में, जैसे विस्पर साउंड जो है, ठीक, यानी कि धीमी साउंड, फुसफुसाहट की साउंड, बहुत हल्की साउंड आपने कब रखनी चाहिए, जब आप मेडिटेशन करवा रहे हैं, जब आप योग निद्रा करवा रहे हैं। योग निद्रा करवाते समय आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे कि चलो अपने पैरों को ढीला कर लो, ठीक है, चलो अपने गर्दन को ढीला कर लो, ठीक है, नहीं नहीं ऐसे नहीं, गर्दन को ऐसे ठीक करो, इस प्रकार के शब्दों का आप इस्तेमाल में नहीं लाएंगे। ठीक है, उस वक्त आप विस्पर साउंड, ठीक है, इसको इस्तेमाल में लाएंगे कि बहुत आपकी सॉफ्ट उस समय टोन होनी चाहिए, और यही क्या करेगी, उन चीजों को बढ़ावा देगी। मेडिटेशन के वक्त भी व्यक्ति क्या कर रहा है, आपकी इंस्ट्रक्शन को भी सुन रहा है और अपने मन की उधेड़ बुन को भी सुन रहा है। समझ पा रहे हैं आप इसे? ठीक है, मेडिटेशन में उसने क्या करना है, अपने मन की उधेड़ बुन को भी सुनना है और आपकी आवाज को भी सुनना है।
जो आप इंस्ट्रक्शन ऊपर से सलाह दे रहे हैं उन चीजों को भी सुनना है। जो एफर्मेटिव मेडिटेशन है उसमें ऐसा किया जाता है। अगर आप बहुत जोर से बातों को सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, ठीक, तो सारा का सारा फोकस आपकी आवाज पर होगा। उसके अंदर की जो उधेड़ बुन है, अंदर के जो कंफ्यूजन है, वो तो सॉल्व होंगे ही नहीं। योग निद्रा में भी यही होगा। साथ में उसने अपनी चीजों को भी फील करना है, ठीक। और योग निद्रा जैसे बॉडी है निद्रा एक प्रकार की, उससे तंद्रा आएगी। तो तंद्रा कब आएगी? जब क्या होगा, थोड़ी आप उसी फ्रीक्वेंसी में बात करें, ठीक। ऐसे ही लाउडर फ्रीक्वेंसी को कब इस्तेमाल में लाना चाहिए? आपने अगर कोई क्वेश्चन पूछना, उस वक्त बहुत लो फ्रीक्वेंसी नहीं होनी चाहिए, उस वक्त थोड़ी हाई फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, लाउड फ्रीक्वेंसी। और आपने अगर कोई अनाउंसमेंट करनी है, ठीक है, तब आपकी फ्रीक्वेंसी लाउड होनी चाहिए, ठीक। तो इस टाइप पे आप लाउड फ्रीक्वेंसी को यूज कर सकते हैं। ऐसे ही है एक राइज एंड फॉल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। राइज एंड फॉल फ्रीक्वेंसी को इस्तेमाल किया जाता है कि आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं पहले साउंड की, फिर घटाते हैं। ऐसा कब? जब आप कोई इंटरेस्टिंग चीज समझा रहे हैं, जैसे कोई स्टोरी आप समझा रहे हैं, ठीक है, किसी ऐसे एग्जाम्पल से आप चीजों को क्लियर करना चाह रहे हैं, उसमें हम क्या करते हैं, पिच को पहले बढ़ा लेते हैं, उसके बाद पिच को घटा देते हैं, ठीक है। अगर ऐसी आप फ्रीक्वेंसी को यूज करते हैं तो इंटरेस्टिंग फ्रीक्वेंसी कही जाती है। आप हॉरर मूवी देखते हैं तो हॉरर मूवीज में क्या होता है, एकदम से आपके सामने घोस्ट नहीं आ जाता, ठीक है। घोस्ट आने से पहले कुछ आपको सस्पेंस क्रिएट किया जाता है, कुछ दूर से पहले पर्दे हिलते हैं, पत्ते हिलते हैं, और उसके बाद हवाएं आने लगती हैं, ठीक। ये सारी चीजें क्या है, वही दूर से उसे पेड़ के पीछे से देख रहा है उस व्यक्ति को, ऐसे ही सस्पेंस को क्रिएट किया जाता है। और उस दौरान अगर आप उस साउंड को सुनेंगे तो साउंड क्या हो रही है, ऊपर नीचे अलग अलग पिच की क्रिएट की जा रही है। ये क्या करता है, हमारे मन में एक टाइप के सस्पेंस को, ठीक है, क्रिएट करते हैं। और ये भी क्या होती है, काफी इंपैक्टफुल होती है, ठीक। अगर आप किसी स्टोरी को कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसी के साथ बताते हैं तो ज्यादा इंपैक्टफुल होगी उस व्यक्ति के लिए, इंस्टेड ऑफ दैट कि आप एक ही टोन में बस कथा की तरह उसे सुनाते रहें, उसमें आपका भी कोई एंथुसियाज्म ना दिखे और अगले व्यक्ति को तो वैसे डलिंग होने लगे, ठीक। इसी के साथ अगर बहुत ज्यादा टीचर को कभी क्या आने लगती है, उबासी आने लगती है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि उसने इंटरेस्ट को खो दिया है टीचिंग करते वक्त, ठीक है। अगर टीचिंग करते वक्त आपको उबासी आती है, ठीक, तो उबासी का क्या मतलब है कि आपका उस टॉपिक पर उतना इंटरेस्ट नहीं रहा, आप क्लास को खो रहे हैं, उस पर जो टीचिंग है उसको खो रहे हैं। तो इन चीजों से बचना चाहिए और स्टूडेंट की यीलिंग से भी बचना चाहिए, ठीक है, वो भी बहुत यौंग ना करे, ठीक, और बहुत ज्यादा उबासियां ना आए आपके स्टूडेंट को भी। उन चीजों का भी अपनी ध्यान रखना चाहिए कि आप टर्म उतना ही समझाएं, उतना ही बताएं जितना उनके लायक है। अगर उनके सर के ऊपर से भी ना जाए और सारे के सारे ऐसे टर्म भी ना हो जो उन्हें पूरे के पूरे पता हो, ठीक है, तो उनका पूरा का पूरा इंटरेस्ट मर जाएगा उससे। इसके साथ फ्लुएंसी है, ठीक। अगर पहले भी मैं ऐसे बता रहा था कि साथ में अगर आपकी फ्लुएंसी है, आप बात को एक लय में कर पाते हैं, तो ये बहुत अच्छा अनुभव है। साथ साथ अगर चीजों को आप जोड़कर सिखा पाते हैं, बता पाते हैं, अपने टर्म को रुक कर या ब्रेक देकर अगर आप कहते हैं, तो इससे क्या दिखता है, आपको कुछ चीजें कम पता है, ठीक। इसका मतलब ये नहीं कि गलत तरीका है, बट फ्लुएंसी थोड़ा सा मदद करती है। अगर आप किसी चीज के ऊपर फ्लुएंस है और सेंटेंस को पूरा होने के बाद ये आप एक पॉज लेते हैं, तो ये क्या दिखाता है, आप उस सेंटेंस के लिए पूरे के पूरे क्लियर थे, कॉन्फिडेंट थे, ठीक। तो इसका भी इफेक्ट पड़ता है, ये ऑडियो के अंदर ही आता है। अगला टर्म है वही चीज की टीचिंग स्टेप बाय स्टेप अगर हो तो बहुत बेहतर हो क्लास के लिए, ठीक है। टीचिंग एड के अंदर ही है कि आप किसी भी चीज को स्टेप बाय स्टेप ही सिखाएं। जैसे कई लोग आप देखते हैं कि एडवांस लोग हैं, कई लोग बिगिनर लोग हैं, या तो आप उनका बैच अलग अलग कर लीजिए, ठीक। रेदर आपको बिगिनर के अकॉर्डिंग ही उन चीजों को सिखाना चाहिए, ठीक। आप बहुत एडवांस चीजें सिखाएं और बिगिनर का उससे मोटिवेशन डाउन हो, ये मैं बात कर रहा हूँ स्टार्टिंग की, ठीक। अगर पहले से अगर आप ऐसा करते आए हैं, बहुत ज्यादा आपके पास स्टूडेंट हैं जो एडवांस है, वो चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। उस वक्त उन्होंने आपने बताया कि जो भला व्यक्ति है वो इतने समय से सीख रहा है, आप इससे खुद को कंपेयर बिल्कुल ना करें, ठीक। आप अपनी जर्नी को चलें और पहले दिन जैसा आप कर रहे थे वैसा ही ये भी करते हैं, ये भी ऐसा ही कर रहे थे, तो इससे क्या होता है, इसका मोटिवेशन बना रहता है। इन चीजों को, इन सारे पॉइंट्स को हमने योगा टीचिंग के अंदर ध्यान रखने चाहिए। होप मोस्ट ऑफ द चीजें हम सभी को हमेशा पता होती हैं कि क्या हमने करना चाहिए, कैसे हमने करना चाहिए, बट एक चेन में जब चीजें हमें पता लगती हैं कि इन चीजों को ऐसे जोड़ा जा सकता है, तो अब आप क्या करते हैं, अपने जीवन में एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। उसके बाद जैसे जिस जगह पे आप क्या करते हैं, टीच करते हैं, उस जगह पे आप किन चीजों को यूज लाएंगे इसके बाद। जैसे मैंने पिच का ये बताया आपको कि राइज एंड फॉल या लाउडर
या विस्पर, इन चीजों को आप याद रखेंगे आपकी ओके इस टाइम पे हमने ऐसी साउंड को इस्तेमाल में लाना चाहिए। साथ में आप इस्तेमाल में ला सकते हैं स्टोरी टेलिंग्स को, ठीक है, किसी प्रकार की किसी ग्रंथ में कोई कथा आप पढ़ते हैं, ठीक है, तो उन चीजों को आप बीच में इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई जोक है, ठीक है, तो उन चीजों को भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। काफी समय पे जो बहुत ज्यादा लॉजिकल लोग होते हैं वो किसी जोक की मदद से आपकी बात को समझ सकते हैं। बहुत ज्यादा लॉजिकल लोग रहकर क्या करते हैं, सिर्फ लॉजिक को ढूंढते हैं। अगर जोक के माध्यम से उनको टर्म समझ में आ जाता है तो उनको चीजें क्लियर हो जाती है। कई कई बार बड़े बड़े स्टेटमेंट्स, बड़े बड़े आर्टिकल वो काम नहीं कर पाते जो जोक करते हैं, ठीक है। वो कंडीशन अगर जोक के अंदर क्रिएट हो जाती है तो व्यक्ति को समझ में आ जाता है, क्योंकि जोक के अंदर एक प्रकार की मेंटालिटी भी होती है, एक प्रकार का मनोविज्ञान भी होता है, ठीक। तो इसको भी आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। किसी प्रकार के किसी के कोट है, कोई कोई मुहावरे हैं, तो उनको भी आप बीच में इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि चीजें इम्पैक्टफुल हो, ठीक है, और ज्यादा एफिशिएंट हो। ये सारी चीजें क्या दिखा रहा है कि आप किसी भी टॉपिक को किन किन नजरियों से देख सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक। आपने एक चीज को अनुभव किया होगा, देखिए कि जैसे आप ये कोर्स को कर रहे हैं, ठीक, इस कोर्स को करने के बाद करने के साथ साथ ही जब आप नई चीजों को समझ रहे हैं, किन्हीं ग्रंथों के बातों को समझ रहे हैं, तो साथ में क्या होगा, आप एक्सटर्नल वर्ल्ड पे जाइए। अब दो लोग अगर झगड़ा करते हैं या दो लोग कोई बात कर रहे हैं, कोई कंडीशन क्रिएट होती है किसी जगह पे, या किसी जानवर को आप देखते हैं, तो आप उसी दृष्टिकोण से नहीं देखते जैसे आप पहले थे। आप कुछ सीखने के बाद उस दृष्टिकोण को भी उसके साथ जोड़ते हैं ना। जैसे आपने उपनिषदों में किसी बात को सीखा, समझा कि सारे प्राणियों के अंदर क्या है, वही परमात्मा विराजमान है, ठीक है, उसी की सत्ता है हर तरफ। वो हर जानवर में अपने योनि की समझ होती है, ठीक। तो आप देखेंगे बाहर जाकर कि हाँ, जानवरों में रियली उनकी क्या है, बुद्धिमत्ता है, उनकी क्षमता है। अगर दो लोग बीच में क्या कर रहे हैं, विवाद कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, अपनी ऊर्जा को व्यय कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, और लास्ट में क्या होगा, झगड़े का कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल पाएगा। आप बहुत सारी मनोवैज्ञानिक चीजों को उन कंडीशंस पर देख पाएंगे। आप कोई सॉन्ग को सुनते हैं तो सॉन्ग को सुनने के साथ साथ आपको कुछ और चीज, आप उस सॉन्ग को कहीं और भी रिलेट करते हो। कभी कभी प्रेमी और प्रेमिका के लिए कहे गए शब्द आपको ऐसे लगेंगे कि वो भक्त और भगवान के लिए कहे गए शब्द, ठीक है। तो ऐसे भी आप रिलेट कर पाएंगे। क्या दिख रहा है कि आपका नजरिया डिफरेंट चीजों को कितने डिफरेंट एंगल से देख पाता है, ठीक है। इसी चीज को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप किसी मुहावरे को अपनी टीचिंग के बीच में इस्तेमाल करते हैं, किसी स्टोरी को अपनी टीचिंग के बीच में इस्तेमाल करते हैं, किसी एग्जाम्पल को, किसी जोक को, इन चीजों को अगर आप टीचिंग के बीच में इस्तेमाल करते हैं तो आपका प्रोस्पेक्टिव भी दिखाता है, और कई व्यक्ति उसी के अकॉर्डिंग सीखते हैं, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग कई लोगों की अलग होती है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप चीजें सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, ठीक। तो इतने टर्म्स हैं, वो भी बहुत इजी टर्म्स हैं, आपको समझ में आ गए होंगे। कोई जगह तक अगर कंफ्यूजन हो तो आप प्लीज अनम्यूट करके चीजें पूछ सकते हैं। बहुत छोटे टर्म्स हैं, बहुत चीजें क्लियर हैं। ओके एवरीवन, आज के लिए तो ये काम पूरा होता है। आगे के टॉपिक का मैं अभी आपके ग्रुप में एक स्क्रीनशॉट डाल दूंगा ताकि नेक्स्ट वीक के लिए आप चीजों को समझ जाएं। थोड़ा बहुत अपने एंड से भी रिसर्च कर लें ताकि इस जगह पर ज्यादा इंटरेक्शन मुझे देखने को मिले, ठीक। तो चलिए, आज के लिए चीज पूरी होती है। नया टॉपिक शुरू करना इतने कम समय में संभव नहीं हो पाएगा, ठीक। चलिए, इसे पूरा करते हैं। आप सभी को नमस्कार। सर नमस्कार।